नमस्कार। साल था 1857 और भारत में एक जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ था। पर सवाल ये है कि क्या वह सिर्फ एक विद्रोह था या फिर एक सच्ची क्रांति की पहली चिंगारी। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि इन दोनों शब्दों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर एक विद्रोह और एक क्रांति में फर्क क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं, बस नाम अलग अलग हैं? आइए समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एक विद्रोह, जिसे हम रिवोल्ट भी कहते हैं, वो एक आवाज है, किसी सिस्टम के खिलाफ उठाई गई एक आवाज, बिल्कुल एक चिंगारी की तरह। लेकिन क्रांति यानी रेवोल्यूशन, वो तब होती है जब पूरा समाज उस आवाज को अपना लेता है और उससे एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आता है। क्रांति एक लंबी, मुश्किल प्रक्रिया है, जबकि विद्रोह वो तो अक्सर अचानक और किसी एक जगह पर हो सकता है। तो अब सवाल 1857 पर आता है। जो हुआ वो क्या था? क्या वो सिर्फ एक विद्रोह बनकर रह गया या उसमें एक क्रांति बनने की ताकत थी? देखिए, उस समय तो ये एक विद्रोही था, लेकिन इसने आने वाले कल में होने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखती थी। ये बात पक्की है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 की वो चिंगारी थे एक सिपाही, मंगल पांडे। तो आखिर हुआ क्या था? वजह थी ये नई एनफील्ड राइफल। इसके जो कारतूस थे, उन पर नमी से बचाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, और राइफल में डालने से पहले इन कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म को सीधे सीधे भ्रष्ट करने वाली बात थी। और फिर 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत कर दी। अपने अफसरों पर गोली चला दी। उन्हें फौरन पकड़ लिया गया और सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को सबके सामने फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि ये एक चेतावनी होगी, पर हुआ इसका उल्टा। इस घटना ने आग बुझाने के बजाय उसमें घी का काम किया। देखिए, मंगल पांडे तो सिर्फ एक चिंगारी थे। असली बारूद वो तो पिछले 250 सालों के ब्रिटिश राज में धीरे धीरे जमा हो रहा था। तो चलिए जरा उन कारणों की परतें खोलते हैं जिनकी वजह से ये धमाका हुआ। सबसे पहले राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके चलते कई भारतीय राजाओं से उनकी जमीन, उनका सम्मान सब छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, भारतीयों को किसी भी ऊंचे सरकारी पद पर नहीं रखा जाता था। इससे पढ़े लिखे लोगों और राजघरानों में बहुत ज्यादा गुस्सा और निराशा थी। फिर आते हैं आर्थिक कारण। मतलब, भारत को बुरी तरह से लूटा जा रहा था। किसानों पर इतना भारी लगान था कि उनकी कमर टूट गई थी। ब्रिटेन से आने वाले मशीनी माल ने हमारे यहाँ के छोटे छोटे उद्योगों को बिल्कुल तबाह कर दिया था। और ऊपर से नील जैसी फसलों की जबरदस्ती खेती, इसने तो किसानों को पूरी तरह से कंगाल बना दिया। और सामाजिक अपमान, वो तो अपनी हदें पार कर चुका था। जगहों पर ऐसे बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा होता था, कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। सोचिए जरा। इसके साथ ही ईसाई मिशनरी जोर शोर से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे लोगों को लगने लगा कि उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब खतरे में है। अब बात करते हैं सेना की। जहां से ये विद्रोह शुरू हुआ, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों से कम तनख्वाह मिलती थी, प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था। और 1856 में एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत उन्हें समुद्र पार जाकर भी लड़ना पड़ सकता था, जिसे वो अपनी जाति और धर्म के खिलाफ मानते थे। तो सवाल ये उठता है कि जब गुस्सा इतना ज्यादा था, इतना फैला हुआ था, तो फिर ये संग्राम कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्यों हम उस वक्त अंग्रेजों को उखाड़ नहीं पाए? आखिर वो क्या वजह थी जिसने इसे एक पूरी क्रांति बनने से रोक दिया? मंगल पांडे की फांसी के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने खुली बगावत का बिगुल बजा दिया। वो सीधे दिल्ली की ओर चल पड़े और वहां उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन यहीं सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई, प्लानिंग और संगठन की कमी। हर कोई अपने अपने इलाके में लड़ रहा था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे तो कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप थी ही नहीं जो सबको एक साथ लेके चल सके। और यही थी नाकामी की सबसे बड़ी वजह, एक कॉमन प्लान का ना होना। सब अपने अपने गुस्से और अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, पर कोई नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं थी।
ये ऐसा था जैसे कई छोटी छोटी आग अलग अलग जल रही हों, लेकिन वो मिलकर एक बड़ी ज्वाला नहीं बन पाई। तो असल बात ये थी कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। नाना साहेब को ये नहीं पता था कि रानी लक्ष्मीबाई की क्या योजना है। कोई एक सोच, एक आइडियोलॉजी नहीं थी जो सबको जोड़ सके। सबके अपने अपने कारण थे। और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, जिनके पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी तेज कम्युनिकेशन व्यवस्था थी और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड सेना थी। और एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि पूरा भारत एक साथ खड़ा नहीं हुआ। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े इलाके इस विद्रोह से लगभग अछूते रहे। और इससे भी बुरी बात ये थी कि हैदराबाद और ग्वालियर की सिंधिया जैसी कुछ बड़ी रियासतों ने तो खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। तो हाँ, इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी हार भी भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत का रास्ता बना गई। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत क्या रही। सबसे पहला और बड़ा नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है अब भारत पर राज करना। तो 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश रानी के यानी ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में ले लिया गया। और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वाइसराय कहा जाने लगा। और यहीं से नजरिए की लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी कहा, लेकिन वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे नाम दिया स्वतंत्रता का पहला संग्राम। और इस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक बन गया। तो आखिर में भले ही 1857 का संग्राम अपना फौरी मकसद पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पहली बार अलग अलग इलाकों के लोगों को एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। इसने राष्ट्रवाद की वो चिंगारी जलाई जो आगे चलकर एक पूरी क्रांति की आग में तब्दील हो गई। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक असफल विद्रोह भी सफल हो सकता है अगर वो आने वाली जीत के बीज बो दे? 1857 की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।